नमस्कार साथियों, लिटरेचर लवर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं धर्मेंद्र सिंह आज आप लोगों को हिंदी पीजीटी के सिलेबस के बारे में बताऊंगा कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। पीजीटी का जो हिंदी का सिलेबस है वो दो भागों में है, एक आपका साहित्य है और एक है व्याकरण। दो पार्ट में हम इसको करके पढ़ सकते हैं। और पीजीटी के लिए जो योग्यता है पीजीटी का फॉर्म भरने के लिए वह जो है कि आप जो है आपका एमए हिंदी से होना चाहिए और बीए में संस्कृत होना चाहिए, तो आप जो है एलिजिबल हैं पीजीटी का फॉर्म भरने के लिए। और जो इसका सिलेबस है उसको हम देखते हैं। इसके सिलेबस में सबसे पहले हिंदी साहित्य का आदि का इतिहास है। क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास। सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास आता है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में हम साहित्य लेखन की पद्धतियों के बारे में पढ़ेंगे और जो आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं, जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं आदिकालीन, उनको भी हम पढ़ेंगे कि आदिकालीन कौन कौन सी विशेषताएं रही हैं। इसके बाद आ जाता है भक्ति काल। तो भक्ति काल में हम संत काव्य को पढ़ेंगे, सूफी काव्य पढ़ेंगे, राम भक्ति काव्य पढ़ेंगे और कृष्ण भक्ति काव्य पढ़ेंगे। संत काव्य के सभी कवियों जैसे रामानंद, रैदास, कबीर, इन सभी कवियों का विस्तृत अध्ययन करेंगे और इनके बारे में कौन कौन से स्टेटमेंट महत्वपूर्ण हैं इनको भी हम देखेंगे कि एग्जाम की दृष्टि से कौन से स्टेटमेंट महत्वपूर्ण हैं, पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, और कौन कौन से स्टेटमेंट प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। और हाँ, एक बात और, यदि आप जो है पीजीटी का एग्जाम हिंदी से दे रहे हैं तो प्रीवियस ईयर का जो प्रश्न पत्र है वो जरूर आपके पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र। तो आप किसी भी पब्लिकेशन की ले सकते हैं मार्केट से, चाहे यूथ की ले लीजिए और चाहे शिल्पी की ले लीजिए। तो प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र आपका जो है आपके पास होना बहुत ही जरूरी है। तो संत काव्य में जो है रैदास, कबीर, रामानंद, इन लोगों को पढ़ने के बाद हम सूफी काव्य पढ़ेंगे। सूफी काव्य में मलिक मोहम्मद जासी को पढ़ेंगे, उनकी रचना पद्मावत के बारे में पढ़ेंगे, अखरावट के बारे में पढ़ेंगे, किसमें किस चीज़ का वर्णन हुआ है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। इसके बाद राम भक्ति काव्य पर आ जाएंगे। राम भक्ति काव्य में तुलसीदास जी को पढ़ेंगे, तुलसीदास के गुरु नरहरयानंद के बारे में जानेंगे और काशी में जो इनके गुरु थे बचपन के शेष सनातन, उनके बारे में भी जानेंगे और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था और मृत्यु कहाँ पर हुई थी। इसमें हालांकि मतभेद है, लेकिन फिर भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि कौन जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण इनका जन्मस्थान है। इसका तुलसीदास जी का। उसके बाद कृष्ण भक्ति काव्य पढ़ेंगे। कृष्ण भक्ति काव्य में अष्टछाप के कवियों को पढ़ेंगे। अष्टछाप का जहाज किसे कहा जाता है ये देखेंगे। उसके बाद रीति काव्य धारा आ जाती है। रीति काव्य धारा के अंतर्गत हम रीतिकालीन जो विशेषताएं रही हैं रीति काव्य की उसको पढ़ेंगे। रीतिबद्ध कवियों को पढ़ेंगे और रीति मुक्त जैसे घनानंद, बोधा, आलम ठाकुर, द्विजदेव को पढ़ेंगे। रीति सिद्ध कवि बिहारी को पढ़ेंगे। बिहारी के बारे में जितने स्टेटमेंट दिए गए हैं उनको पढ़ेंगे और इनकी महत्वपूर्ण पंक्तियों को पढ़ेंगे कि एग्जाम की दृष्टि से कौन सी पंक्ति महत्वपूर्ण है, कौन सी एग्जाम प्रीवियस ईयर में पूछी जा चुकी है, कौन से पंक्ति को पूछे जाने की संभावना है, इसको भी पढ़ेंगे। इसके बाद आ जाता है हमारा भारतेंदु युग। भारतेंदु युग में भारतेंदु युग का नामकरण किसने इसे भारतेंदु युग कहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है, नई धारा पुरानी धारा क्या होती है, इन उत्थानों के बारे में भी पढ़ेंगे। और इसके बाद भारतेंदु युग के जो कवि हैं जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, अंबिका दत्त व्यास, राधा चरण गोस्वामी, राधा कृष्णदास, इन सभी कवियों के बारे में और इनकी पंक्तियों को पढ़ेंगे, क्योंकि पंक्तियों से क्वेश्चन पूछे जरूर जाते हैं और हम लोग क्या करते हैं कि रचनाओं को रट लेते हैं और पंक्तियों पर विशेष ध्यान नहीं देते हैं और पंक्तियों से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं।
तो हमें पंक्तियों को भी विशेष रूप से पढ़ना है और साथ ही साथ साहित्य के साथ साथ व्याकरण भी पर भी ध्यान देना है, क्योंकि अगर व्याकरण से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो हम सिलेक्शन से निश्चित रूप से बाहर हो जाते हैं। तो इसलिए साहित्य के साथ साथ व्याकरण के भी क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। तो अब की बार जो है, अब की बार टीजीटी पार ये हमें करना है। अब की बार टीजीटी पार पूरा एकदम गर्दा उड़ा देना है पढ़कर, इस सिलेक्शन लेना जो है निश्चित हो जाए हमारा। इसके बाद द्विवेदी युग पढ़ेंगे। द्विवेदी युग के अंतर्गत मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, इन कवियों को पढ़ेंगे और ये भी जानेंगे कि द्विवेदी युग के अंतर्गत कौन ब्रजभाषा का कवि है, ये भी पढ़ेंगे। उसके बाद छायावाद आ जाता है। छायावाद के 4 स्तंभ, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इन चारों स्तंभों के बारे में चर्चा करेंगे। किसे महेश कहा जाता है, किसे ब्रह्मा कहा जाता है, किसे विष्णु कहा जाता है, जयशंकर प्रसाद की प्रथम रचना कौन सी है, लास्ट रचना कौन सी है, कामायनी में कितने सर्ग हैं, इन सभी चीज़ों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। इसके बाद आ जाता है प्रगतिवाद। प्रगतिवाद के अंतर्गत हम इनके अंतर्गत जो कवि आते हैं उनको पढ़ेंगे, उनकी विशेषताओं को पढ़ेंगे। नई कविता का भी हम अध्ययन करेंगे। साठोत्तरी कविता भी पढ़ेंगे। इसके बाद आ जाता है गद्य साहित्य का विकास। गद्य साहित्य का विकास, गद्य साहित्य के विकास में हम आपको सबसे पहले निबंधों की दुनिया में ले चलेंगे और ये जानेंगे कि भारतेंदु युगीन निबंध कौन से हैं और द्विवेदी युगीन निबंध कौन से हैं। भारतेंदु युगीन निबंध में कौन कौन से राइटर आते हैं और द्विवेदी युगीन निबंध में कौन कौन से राइटर आते हैं। इसके बाद नाटकों की दुनिया में ले चलेंगे। प्रथम नाटक कौन सा है, किसने माना है, इसको जानेंगे। उसके बाद कहानी के बारे में पढ़ेंगे। पहली कहानी कौन सी है, तो पहली कहानी इंदुमती है। किसकी है, किशोरी लाल गोस्वामी की है, इसको ही पढ़ेंगे। इसके बाद उपन्यास के बारे में पढ़ेंगे जो कि बहुत ही लंबी विधा है। प्रेमचंद्र जी के उपन्यास, जैनेन्द्र के, सभी लोगों के उपन्यास के बारे में पढ़ेंगे। कौन आंचलिक उपन्यास है, कौन कैसा उपन्यासकार है, आंचलिक उपन्यास के कार के बारे में भी पढ़ेंगे। जितनी जो है मतलब विशेषताएं हैं उपन्यास की, सभी विशेषताओं से आपको अवगत कराने का कार्य करूंगा। उसके उपरांत आलोचना पढ़ेंगे। तो आलोचना से क्वेश्चन टीजीटी में पूछा जाता है। आलोचना से यही सब अंतर हैं जो कि टीजीटी और पीजीटी में हैं। बाकी टीजीटी के सिलेबस में और पीजीटी के सिलेबस में बहुत विशेष अंतर नहीं है, बहुत थोड़ा अंतर है। इसके उपरांत हिंदी की लघु विधाओं का विकासात्मक परिचय। जो हिंदी की लघु विधाएं हैं जैसे कि जीवनी, संस्मरण, आत्मकथा, रेखा चित्र, यात्रा साहित्य, गद्य काव्य एवं व्यंग, इन सभी चीज़ों को हम पढ़ेंगे। इनसे आपको परिचित कराएंगे, रूबरू आपको कराएंगे इनसे। जीवनी और आत्मकथा में क्या अंतर है, तो आत्मकथा जो होती है वो अपने बारे में लिखी जाती है और जीवनी किसी मरणोपरांत व्यक्ति के बारे में भी लिखी जा सकती है। तो ये जो है जीवनी और आत्मकथा में अंतर है। किसमें अंतर है, जीवनी और आत्मकथा में अंतर है। और एक बात मैं आप लोगों को और बता दूं, ये जो छोटी छोटी विधाएं हैं, यहाँ से क्वेश्चन है तो छोटी छोटी विधाएं, लेकिन इनकी संख्या जो है वो कई सारी हो जाती है। जैसे जीवनी हो गया, संस्मरण हो गया, आत्मकथा हो गया, रेखा चित्र हो गया, यात्रा साहित्य हो गया और गद्य काव्य एवं व्यंग हो गया। तो इस प्रकार से ये कई विधाएं हो जाती हैं। और अगर एक एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किसी से 2 क्वेश्चन किसी टॉपिक से पूछ लिया जा रहा है, तो क्वेश्चनों की संख्या बहुत सारी हो जाती हैं। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि छोटी छोटी विधाएं हैं और इनसे क्वेश्चन गलत होने की संभावना न हो। ये छोटी छोटी विधाएं हैं, इन्हें हमें याद कर लेना चाहिए। अगर हम यहाँ से क्वेश्चन गलत कर दे रहे हैं तो सिलेक्शन से वंचित रह जाएंगे, सिलेक्शन से वंचित रह जाएंगे। इसलिए ये इन छोटी विधाओं को याद करना बहुत ही जरूरी है। यहाँ से क्वेश्चन जो है गलत होने की संभावना बहुत रहती है, क्योंकि पूछ लिया जाता है, रचना दे दी जाती है, रचनाकार का भी नाम दे दिया जाता है।
आप तो रचना और रचनाकार को याद करते हुए बैठे हैं कि फला रचना फला व्यक्ति की है, और क्वेश्चन पूछ लेता है कि फला रचना फला व्यक्ति ने की है, इसकी विधा क्या है। क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड है वो थोड़ा बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से जो है विधाओं को हमें तैयार रखना है। इसके बाद काव्य शास्त्र आ जाता है। काव्य शास्त्र में हम भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र पढ़ेंगे, अवयव भेद पढ़ेंगे, रस पढ़ेंगे, सभी रसों को पढ़ेंगे। जैसे श्रृंगार रस, इसे रसराज क्यों कहा जाता है, करुण रस, भयानक रस, सभी रसों को पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद छंद का नंबर आ जाता है। छंद में वाणिक छंद, मात्रिक छंद, कहाँ पे विराम लगता है, किस छंद में कितनी मात्राएं होती हैं, इंद्र वज्रा किसे कहते हैं, उपेंद्र वज्रा किसे कहते हैं, आल्हा में कितने छंद होते हैं, बरवे में कितने जो है मात्राएं होती हैं, सभी चीजों को पढ़ेंगे। उसके बाद अलंकार पढ़ेंगे। अलंकार के अंतर्गत शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार, इन तीनों अलंकारों पर भी हम विस्तृत चर्चा करेंगे। इसके उपरांत काव्य गुण और काव्य दोष आ जाता है। दंडी ने कितने काव्य दोष बताए हैं, कितने काव्य गुण बताए हैं, मम्मट ने कितने काव्य गुण और काव्य दोष बताए हैं, इस पर भी चर्चा करते हुए हम शब्द शक्तियां भी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, शब्द शक्तियां। तो शब्द शक्तियां 3 प्रकार की होती हैं, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। कौन कौन सी, अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति। तो शब्द शक्ति से क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है एग्जाम में, पूछ लिया जाता है, उदाहरण दे दिया जाता है, पूछ लिया जाता है इसमें से कौन सी शब्द शक्ति है। जैसे उसका घर गंगा में है, तो गंगा में तो किसी का घर हो नहीं सकता, या उसके घर में गंगा जैसी पवित्रता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन देकर पूछ लेता है कि उसमें कौन सी शब्द शक्ति है। तो उसका घर गंगा में है या कि उसके घर में गंगा जैसी पवित्रता है। जिन लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर आता हो कि इसमें कौन सी शब्द शक्ति हो, वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताने का प्रयास करें कि इसमें कौन सी शब्द शक्ति होगी। इसके बाद आ जाता है हमारा भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान के अंतर्गत हम हिंदी की उपभाषाओं को पढ़ेंगे, विभाषाएं पढ़ेंगे, बोलियां पढ़ेंगे कि हिंदी में कितनी बोलियां हैं और कौन सी बोली कहाँ पर बोली जाती है, कौन सी बोली कहाँ पर बोली, जैसे ब्रज भाषा का क्षेत्र क्या है, अवधी का क्षेत्र क्या है। तो इन सभी जो है चीज़ों को हम देखेंगे। हिंदी शब्द संपदा, इसमें हम तत्सम शब्द और तद्भव शब्द पढ़ेंगे। इसमें आपको हम कुछ चीज़ें जो है बता देंगे जिससे आप जो है आपको वो शब्द याद रहें कि ना याद रहें कि ये शुद्ध है कि अशुद्ध है। लेकिन उन चीज़ों को यदि आप याद कर लेंगे तो आप आसानी से पहचान सकेंगे कि कौन सा शब्द शुद्ध है और कौन सा शब्द अशुद्ध है। इसके बाद जो है नंबर आ जाता है हिंदी की ध्वनियाँ। तो हिंदी की ध्वनियाँ भी हम आपको पढ़ाएंगे, ध्वनियों के बारे में आपको अवगत कराएंगे, वर्ण व्यवस्था के बारे में बताएंगे, शब्द व्यवस्था के बारे में बताएंगे, वाक्य विचार के बारे में बताएंगे। सभी चीज़ें आपको मैं बताऊंगा। संज्ञा के बारे में बताऊंगा कि संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम बताऊंगा, विशेषण, क्रिया, सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। कोई भी चीज़ आपसे छूटनी नहीं पाएगी। इसके बाद आ जाता है व्याकरण। व्याकरण से हमें क्वेश्चन तो गलत ही नहीं करना है, किसी भी सूरत में व्याकरण से हमें क्वेश्चन गलत ही नहीं करना है। अगर हम व्याकरण से क्वेश्चन गलत किए तो पक्का है कि हम सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे। इसलिए व्याकरण से क्वेश्चन तो गलत ही नहीं करना है किसी भी सूरत में। इस व्याकरण में आ जाता है हिंदी की वर्तनी। तो इसमें हम वर्तनी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद संधि पढ़ेंगे। संधि में जो है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि के अंतर्गत जैसे दीर्घ स्वर संधि, आकाशवर्णी दीर्घ संधि, अयादि संधि, गुण संधि, इको यड़च यण संधि, इन सभी संधियों के सूत्र मैं आपको बताऊंगा और संधियों को कैसे हल किया जाता है, कैसे जाना जा सकता है कि जैसे सदैव, सदैव में कौन सी संधि है, तो इसको मैं आपको तोड़कर बताऊंगा कि सदैव में कौन सी संधि है, तथैव में कौन सी संधि है, विद्यालय में कौन सी संधि है, पुस्तकालय में कौन सी संधि है, पवन में कौन सी संधि है। सभी चीज़ों को आपको मैं बताऊंगा। इसके बाद संधि के बाद आ जाता है समास। और हाँ, एक चीज़ और पूछा जाता है, पूछ लिया जाता है कि संधि का
विलोम क्या होगा, संधि का विलोम क्या होगा और समास का विलोम क्या होगा। ये क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वह कोई भी एग्जाम हो, अधिकांश एग्जामों में पूछा ही जा रहा है कि संधि का जो है विलोम क्या होता है और समास का विलोम क्या होता है। इसके बाद आ जाता है लिंग। लिंग दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो लिंग के बारे में भी पढ़ेंगे, वचन पढ़ेंगे, एक वचन, बहुवचन, कारक पढ़ेंगे। कारक 8 प्रकार के होते हैं। तो कारक से भी क्वेश्चन, जैसे संप्रदान कारक है, संप्रदान कारक से क्वेश्चन अधिकांश पूछे जाते रहे हैं। अपादान अलग होने की स्थिति में जो कारक है उसका भी जो है उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते रहे, जैसे वृक्षात पत्राणि पतंति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इसमें कौन सा कारक है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगे जो है विराम चिन्ह, विराम चिन्ह के बारे में हम पढ़ेंगे। किसे योजक चिन्ह कहते हैं, कामों को क्या बोलते हैं, पूर्ण विराम का चिन्ह कैसे होता है, इन सभी चिन्हों के बारे में आपको मैं बताऊंगा। इसके बाद आ जाता है पर्यायवाची। क्या आता है, पर्यायवाची। पर्यायवाची में मैंने बहुत ही अच्छे ढंग से ट्रिक के रूप में नोट्स तैयार किया है, वो मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। उसको तैयार करने के बाद जो है आप पर्यायवाची गलत ही नहीं करेंगे। एक तरफ से इंपॉर्टेंट जितनी भी पर्यायवाची हैं सभी को मैंने लिखा है, तो पर्यायवाची भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। उसके बाद विलोम आ जाता है, विलोम पढ़ाऊंगा। वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़ाऊंगा और वाक्य शुद्धि आ जाता है, कौन सा वाक्य शुद्ध है कौन सा वाक्य अशुद्ध है, इसको भी मैं बताऊंगा। मुहावरा और लोकोक्ति, मुहावरा और लोकोक्ति में क्या अंतर है, इसको बताते हुए आपको जो है 50-60 मुहावरे बता दूंगा। वहीं से संभवतः क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। उसके बाद संस्कृत साहित्य आ जाता है। संस्कृत साहित्य में संस्कृत साहित्य के प्रमुख रचनाकार और उनकी रचनाएं, प्रमुख रचनाकार और उनकी रचनाएं को पढ़ेंगे। जैसे भास हैं, कालिदास जी हैं। एक कालिदास होता है, कालिदास नहीं होता है, भारवी होता है। तो भास को पढ़ेंगे, कालिदास को पढ़ेंगे, भारवी को पढ़ेंगे, माघ को पढ़ेंगे, दंडी को पढ़ेंगे, भवभूति, श्रीहर्ष, मम्मट, विश्वनाथ, राजशेखर, इन सभी कवियों को पढ़ेंगे और इनकी रचनाओं को जानेंगे। इन कवियों की बहुत सारी तो रचनाएं हैं नहीं, और क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछा जाता है। और कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि फला रचना में किस रस का प्रयोग किया गया है, वीर रस है, श्रृंगार रस है, करुण रस है, कौन सा रस है, ये भी पूछ लिया जाता है। तो इस प्रकार से सारे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। इसके बाद व्याकरण में जो है आ जाता है संधि। संधि में आपको स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि पढ़ाऊंगा। ये स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। उसके बाद समास भी बताऊंगा। इस समास किसे कहते हैं, समास का विलोम क्या होता है, और कौन कौन से समास जो है अधिकांश एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं, वो उदाहरण भी मैं आपको कराऊंगा। विभक्ति भी पढ़ाऊंगा। उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग शब्द के पहले लगते हैं और प्रत्यय शब्दों के बाद में लगते हैं, तो उपसर्ग और प्रत्यय भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। उसके बाद शब्द रूप, जैसे राम हो गया, हरि हो गया, तो शब्द रूप और धातु रूप, जैसे गच्छति गच्छता गच्छन्ति, गच्छसि गच्छतः गच्छत, गच्छामि गच्छावा गच्छामः, पठति पठता पठन्ति, पठसि पठता पठत, पठामि पठावा पठामः। इस प्रकार के जो भी धातु रूप हैं वो भी मैं आपको याद कराने की ट्रिक बताऊंगा। उसके बाद काल भी पढ़ाऊंगा, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल के बारे में बताऊंगा। और इन सभी चीज़ों को पढ़ते हुए अनुवाद करना भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। क्या सिखाऊंगा, अनुवाद करना भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। तो इस प्रकार से जो हमारा हिंदी पीजीटी का सिलेबस है, इसमें साहित्य और व्याकरण दो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, और काव्यशास्त्र भी महत्वपूर्ण है। तो व्याकरण से क्वेश्चन गलत ना हो पाए, ये विशेष रूप से ध्यान देना है।
क्योंकि लोग जो है क्या करते हैं, वो साहित्य को पढ़ते रहते हैं, हमेशा साहित्य ही पढ़ते रहते हैं, और व्याकरण सोचते हैं कि व्याकरण जो है हम जब एग्जाम आएगा तब पढ़ लेंगे, और लास्ट में क्या होता है कि जो पढ़े रहते हैं वही दोहराते हैं, और नई चीज़ें पढ़ते हैं तो नई चीज़ें याद होती नहीं हैं। तो इस प्रकार से व्याकरण से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो हमें काव्य शास्त्र पर भी ध्यान देना है, भाषा विज्ञान पर भी ध्यान देना है, साहित्य और व्याकरण को भी अच्छे ढंग से पढ़ना है। तो इस प्रकार से ये जो है पीजीटी का सिलेबस है, और हमें जो है अनवरत जो है मेहनत करना है। रातों की नींद जो है हमें गंवानी पड़ेगी, रातों की नींद गंवानी पड़ेगी। किस लिए गंवानी पड़ेगी? क्योंकि हमें पीजीटी में सिलेक्शन लेना है, तो हमें जो है बहुत ही मेहनत की आवश्यकता है, मेहनत करना पड़ेगा हमें। इस प्रकार से पीजीटी के ये सिलेबस है, और मैं आपको जो है हमेशा रेगुलर प्रतिदिन पीजीटी और पीजीटी के बारे में जो है, जो इसका सिलेबस है, क्रमशः जो है एक एक टॉपिक जो है आपको पढ़ाऊंगा। तो ठीक है, आज यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।